अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। थोड़ा सा कल का लेक्चर के पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। व्हाट आर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स? एनीवन रेज योर हैंड्स। व्हाट आर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स? जी। और ये पोलर होते हैं, नॉन पोलर? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं। और कौन सी ये इंटरेक्शन बना रहे हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। व्हाट आर एम्फीपैथिक कंपाउंड? आप बताएं, किसी को पता है व्हाट आर एम्फीपैथिक कंपाउंड? कल बताया। ठीक है। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? सिंपल डेफिनेशन आप अपने वर्ड्स में बता दें। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है? ये प्रॉपर्टी है ना वाटर की, इसमें क्या होता? जी। Amount of the heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius of temperature। और इसकी वैल्यू जो है ये है 4200 जाउल पर केजी। अगर 65 केजी मैन है, ठीक है, तो उसमें टोटल बॉडी वाटर कितना होगा? जी आप बताएं। ऊंची कितना होगा? बैठ के बता दें, कोई इशू नहीं है। 65 केजी मैन है, 60% वाटर होगा, तो कितने केजी वाटर होगा उसमें? 40 केजी हो, ठीक है। तो हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो इसमें बताई है वो 1 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ वाटर। तो उसे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए? 40 केजी अगर उस वाटर है उसमें, एडल्ट मेल में या आप कह लें, और 65 केजी मैन। पर केजी 1 किलो कैलोरी चाहिए ना, तो 40 केजी वाटर है तो 40 किलो कैलोरी चाहिए होगी ना, ठीक है। हीट ऑफ वेपराइजेशन की भी वैल्यू बताई हुई है इसमें, 2260 जाउल पर ग्राम, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स आपने बता दिए क्या होते हैं। व्हाट आर एम्फीपैथिक? दैट हैविंग बोथ पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप, रिजल्ट्स इन माइसेल्स फॉर्मेशन। ये कौन से बॉन्ड बनाएंगे एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स? नॉन पोलर है ना, तो क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स जो है इसमें नॉन पोलर ग्रुप्स है ना, तो ये एक तरह से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी बनाएंगे और अल्टीमेटली माइसेल्स फॉर्मेशन होगी इनमें, ठीक है। और वो स्टेबलाइज होती हैं बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। Micelles become stabilized due to the hydrogen bonding with the polar end of the solute by significant reorganization, allows the non-polar groups to occupy the minimum space in water। Examples क्या मैंने बताई थी? और ह्यूमन बॉडी में लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये एक पॉइंट है, सल्यूट इफेक्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। और ये डिपेंड कर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर कह रहे हैं चेंज हो जाती हैं जितनी हम सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे ना वाटर में, तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। जाहिर बात है प्योर वाटर से वो इम्प्योर हो जाएगा, जितना भी आप सल्यूट डालेंगे प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं सॉल्वेंट की। उसमें यह है कि 4 changes in the colligative properties of the water are seen in the as the number of the particles increases in the solution, the osmotic pressure is increased, ठीक है। सल्यूट इंक्रीज कर रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड, फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड एंड वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड। आज हम पढ़ेंगे वाटर मूवमेंट एंड बैलेंस, मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड बैलेंस एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर इनटेक एंड आउटपुट। ये हम पढ़ चुके हैं कल, ठीक है, कि वाटर जो है वो सॉल्वेंट भी है
जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, और दूसरा ये एक्ट करता है एज अ रिएक्टेंट। इसका क्या मतलब है? मतलब रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए भी एज अ रिएक्टेंट के तौर पे भी काम कर रहा है। सॉल्वेंट तो कर ही रहा है, तो एज अ रिएक्टेंट। इसमें एग्जांपल उन्होंने बता दिया, हाइड्रोलिसिस होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन, जिस तरह की ये एटीपी है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी बाय द combination of ADP and inorganic phosphate, ठीक है, to ATP and water is released, ठीक है। और इसका रिवर्सिबल रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? ATP जब कन्वर्ट करेगी ADP में, ठीक है, और फ्री एनर्जी रिलीज होगी। वाटर मूवमेंट एंड बैलेंस, ठीक है। अब वाटर मूवमेंट हमने पढ़नी है, हमने फ्लूइड कंपार्टमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली, ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन हमने देख लिया। अब हमने देखना है कि किस तरह मूवमेंट हो रही है, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में मूवमेंट कैसे हो रही है, जो है फ्लूइड वेसल्स में भी प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंट्रावास्कुलर जो मैंने बताया प्लाज्मा, और सेल्स में भी है, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट जो है वो डिपेंड करती है, दो प्रेशर होते हैं, एक ऑस्मोटिक प्रेशर और एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इन दोनों प्रेशर्स पे डिपेंड करती है। और मूवमेंट ऑफ द वाटर किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है? ऑस्मोसिस, ठीक है। वाटर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन डिफरेंट फ्लूइड कंपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट और ऑस्मोलैलिटी। और व्हाट इज ऑस्मोलैलिटी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। वाटर की जो मूवमेंट हो रही है वो डिपेंड करती है ऑस्मोलैलिटी ऑफ द फ्लूइड पे, कि उसमें कितना सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है। और ऑस्मोसिस क्या है? एनीवन, ये तो पता ही होगा ऑस्मोसिस। इसमें वाटर मूवमेंट कहाँ होती है? अगर हम वाटर को देखते हैं, टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट या मैस हम गिराते हैं किसी ऊंचाई से, वो हमेशा फ्रॉम हाई ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करेगा डाउनवर्ड टू दी लो ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह वाटर की भी मूवमेंट होती है बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर टू दी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर। लेकिन अगर हम सॉल्यूट को करते हैं, बेस बनाते हैं कि सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को देखकर, तो उसमें ऑस्मोसिस कैसे होगी? फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और ये क्यों हो रही है ऑस्मोसिस? ठीक है, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन, जहां सॉल्यूट ज्यादा होगा वहां वाटर मूव कर जाएगा। हम कहते हैं ना सोडियम जिधर ज्यादा है वाटर जो उसको फॉलो करता है, वो यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑस्मोसिस इज द सिलेक्टिव पैसेज ऑफ द सॉल्वेंट इन रिस्पॉन्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज द प्राइमरी मेथड ऑफ वाटर मूवमेंट in our body, in or out of the fluid compartments. सेल वीक है लगता है। ऑस्मोलैलिटी का बता दी मैंने, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन एक्सप्रेस्ड एज द टोटल नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, यूनिट आपने याद रखना है। ऑस्मोलैलिटी जो है नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल पर किलोग्राम ऑफ द वाटर। इसमें वाटर को किस यूनिट में लिया गया? किलोग्राम में। और ऑस्मोलैलिटी को हम ऑस्मोलैरिटी भी कहते हैं, दोनों सेम थिंग है, लेकिन इसमें यूनिट चेंज हो जाएगा। ऑस्मोलैरिटी में हम पर लीटर ऑफ द वाटर लेंगे, नॉट पर केजी ऑफ द वाटर। ऑस्मोलैरिटी में नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट। ऑस्मोलैलिटी की डेफिनेशन मैंने बताई है, ठीक है, नंबर ऑफ दी सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन और पार्टिकल पर किलोग्राम ऑफ द वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोलैलिटी। ठीक है, ऑस्मोलैलिटी और ऑस्मोलैरिटी सेम थिंग है, बस डिफरेंस ये है कि वो लीटर में सॉल्वेंट को डिस्क्राइब किया गया। नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट। नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी जो है 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर है ऑफ प्लाज्मा। और ये कैसे मेंटेन हो रही है ऑस्मोलैलिटी? ठीक है, हार्मोन, सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम आता है, इसमें थर्स्ट मैकेनिज्म जो है इससे मेंटेन होगी ऑस्मोलैलिटी। सेकंड हार्मोन आ जाता है एडीएच, ठीक है, और आप इसे कह सकते हैं रेनिन एंजियोटेंशन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। थर्ड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फोर्थ वन एसिड बेस बैलेंस। ये हम पढ़ेंगे सारा। व्हाट इज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन? ये आप सेल जब मैडम स्टार्ट करेंगी ना तो ये आप पढ़ोगे।
अ मेम्ब्रेन विच इज परमिएबल टू द सॉल्वेंट बट नॉट टू द सोल्यूट पार्टिकल। ये लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है। इसमें सिंपल जो लिपिड सब्सटेंसेस होते हैं वो तो पास कर देते हैं, सिंपल स्मॉल पार्टिकल्स वो पास कर देते हैं, और लेकिन ये इम्पर्मिएबल होती है टू दी सोल्यूट पार्टिकल्स। अभी मैं डायग्राम में आपको समझाऊंगी, ठीक है। इसमें चैनल्स हैं, that separate the extracellular fluid from the intracellular fluid through which water can move easily but other molecules cannot. Most significant cation extracellular fluid का क्या है? Most significant cation sodium and anion negatively charge होता है ना, bicarbonate and chloride, ठीक है। पोटेशियम जो है वो मेन कैटाइन है ऑफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। Where sodium goes, water follows, means water moves from the lower solute concentration to high solute concentration or from low osmolality to high osmolality. ये चीजें अब आप मिक्स तो नहीं कर रहे? ऑस्मोलैलिटी क्या है, ठीक है। सोल्यूट, ऑस्मोलैलिटी का सोल्यूट के साथ ही आपने वो माइंड में रखनी है चीज, ठीक है। What is osmotic pressure? और थोड़ा सा ऊंची अब बोलना है। Osmotic pressure is the pressure which is applied to the solution in order to prevent the passage of the solvent into it through the semi-permeable membrane separating the two, the solution and the solvent. Osmotic pressure आपने ये याद रखना है, ये वो प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। It is the extra pressure from the solution side needed to stop osmosis, and it depends upon the number of the molecules of the solute, which means when solute concentration increases, the osmotic concentration increases. So osmotic pressure is the force to keep the same amount of the water on both sides of the membrane. मैंने आपको बताया है कि फ्लूइड ये दो प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन करते हैं ब्लड में फ्लूइड वॉल्यूम को, ठीक है। वाटर की क्वांटिटी जो है वो सेम रहती है। ये वैल्यूज आप याद रख सकते हैं। प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 5500 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी है, प्रेशर है इसलिए यूनिट मिलीमीटर ऑफ द मर्करी। व्हाट आर आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन? आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वो दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम हो, ठीक है। इसमें हम आप एक प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह। इसमें ना इसमें आप सारा कुछ देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या है और किस तरह हम मेंटेन करते हैं दो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस को। आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? ब्लड का तो हमें पता है कि इतना प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो हम सोडियम जो है हमने लिए 0.15 मोलर, अबाउट 0.9% ऑफ NaCl सोल्यूशन इन द वाटर इज आइसोऑस्मोटिक विद द ह्यूमन ब्लड। ये डायग्राम जो है वो शो कर रही है कि किस तरह मूवमेंट होती है वाटर की फ्रॉम द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड टू द इंट्रासेल्युलर और फ्रॉम द इंट्रासेल्युलर टू एक्स्ट्रासेल्युलर। जब एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड जो हाइपरटोनिक होगा रिलेटिव टू इंट्रासेल्युलर, हाइपरटोनिक का मतलब क्या है? सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में, तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। यही हमने पढ़ा ना ऑस्मोसिस का, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड जो है हाइपरटोनिक है, उसकी सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई, मींस फ्रॉम एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड टू इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। यही डायग्राम ये शो कर रही है, ठीक है। ऑल वाटर मूव्स पैसिवली इन रिस्पॉन्स टू द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट exchange between interstitial and intracellular fluid due to the selective permeability of the cell membrane. Osmolality of all the body fluids are equal. Changes in the solute concentration are quickly followed by the osmotic changes. Compartmental exchange is regulated by osmotic and hydrostatic pressure. ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा तो मूवमेंट कैसे होगी,
और दूसरा, दो प्रेशर जो हैं, जो बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है वो यही हैं, ठीक है, और दो प्रेशर जो हैं वो मेंटेन कर रहे हैं फ्लूइड की मूवमेंट को, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. Effect, this diagram shows the effect of the extracellular osmolality on water movement across the plasma membrane. हमने एक एग्जांपल ले लिया कि आरबीसी लिए हैं, आरबीसी सेल्स, और उसको हमने एक आइसोस्मोटिक सोल्यूशन, मैंने आपको बताया कैसे प्रिपेयर करना है हमने, ठीक है. उसमें कितनी हमने मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, 0.15 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड. तो ये आइसोस्मोटिक होगा विद ब्लड, ठीक है. मीन्स दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम होगा, या आप कह लें ऑस्मोलैलिटी जो है वो सेम होगी. अगर हम रेड ब्लड सेल इस आइसोस्मोटिक सोल्यूशन में डालते हैं ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो क्या चेंजेस आएंगी? कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है. सेल्स जो है वो अपनी पोजीशन, अपने शेप को रिटेन करेंगे. सेल इज आइसोटोनिक, सेल्स इन दी आइसोटोनिक सोल्यूशन, नो नेट वाटर मूवमेंट टेक प्लेस. और अगर हम आरबीसीज को, फॉर एग्जाम्पल आरबीसी को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, मीन सोडियम कॉन्सेंट्रेशन हमने ज़्यादा ले लिया, सोडियम क्लोराइड जो है वो हमने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लिया, तो फिर क्या होगा? मूव करेगा फ्रॉम आउट ऑफ द सेल, और सेल जो है इंक्लिनेटेड हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, ठीक है. वाटर मूव फ्रॉम द सेल्स टू द आउटसाइड. थर्ड में हमने क्या किया, सेल्स को हमने रखा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, मींस सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन हमने कम कर दिया, ठीक है. तो उसमें क्या होगा, वाटर मूव करेगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और सेल्स जो है स्वेल कर जाएंगे. जब सेल्स स्वेल करेंगे तो वो आउटवर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर वो क्रिएट करेंगे, एंड इवेंचुअली आरबीसी जो है वो बस्ट हो जाएंगे और हेमोलिसिस हो जाएगी. ये प्रैक्टिकल वैसे किया है आपने एफएससी में? नहीं किया? ठीक है. ये समझ आ गया आपको हाइपोटोनिक सेल्स के साथ क्या हो रहा है और आइसोस्मोटिक क्या है. व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लूइड प्रेशर. इसमें क्या है कि फ्लूइड के अंदर जो भी सैल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वाटर है, वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर वॉल पे, ठीक है, और हम इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. इट इज द फ्लूइड प्रेशर व्हेनेवर द फ्लूइड मूव्स थ्रू द वेसल, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एक्चुअली कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द वेसल्स. इट एक्सर्ट्स अ फोर्स, ठीक है. वो फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेसल लिया है, इतना एरिया लिया है, ठीक है, उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड करेंगे. ये अगर हमने एक वेसल या कैपिलरी का पार्ट लिया ना, तो इसमें जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं वॉल पे, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. इसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं. और ये जितने सरफेस एरिया पे एक्ट करता है ना, इसको हम सम अप करेंगे प्रेशर को. एंड इफ यू सम अप ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस दैट द लिक्विड मॉलिक्यूल एक्सर्ट डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया of the wall of the vessel in which those forces actually act, then we obtain the fluid pressure. ये फॉर्मूला है उसका. एक तो मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वॉल्स पे, उनको सम अप करना है, एंड डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ द लोकेशन और द पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन जो आप ले रहे हैं, वेसल, तो वो फ्लूइड प्रेशर हमें मिल जाएगा. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ही फिल्ट्रेशन होती है किडनीज में, ठीक है. द मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड द सैल्यूट अकर्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. कैपिलरी मेम्ब्रेन में, कैपिलरीज में हो रही है ना, कैपिलरीज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये पता है कैपिलरी क्या है? व्हाट इज कैपिलरी? कोई आपको याद है? सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट से आर्टरीज, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स, देन आर्ट्रियोल्स से कैपिलरी मेम्ब्रेन, ठीक है. कैपिलरी मेम्ब्रेन में एंटर होगी. कैपिलरी मेम्ब्रेन में जो ब्लड होगा उधर मेनली एक्सचेंज होती है, ठीक है. ये हर कैपिलरीज जो हैं ये हर बॉडी टिश्यू में, सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, ऑर्गन्स में, ठीक है, फॉर दी एक्सचेंज, ताकि ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकें, ऑक्सीजन गैसेज जो है उनकी एक्सचेंज हो सके, ठीक है. अब कैपिलरी के बाद कौन सा पार्ट आता है? वेन्यूल्स, फिर वेन्स, एंड देन इट अल्टीमेटली सेंड द डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू दी हार्ट फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है.
So what is filtration? It is the movement of the water in the solutes occurs from an area of high hydrostatic pressure to an area of low hydrostatic pressure. Kidneys filters approximately 180 liters of the plasma by this pressure. Hydrostatic and osmotic pressure are the two different types of the fluid pressure which are responsible for allowing the movement of the fluid from one location to different location with some given region of space. Water can move freely through capillaries, separating the interstitial fluid from the plasma. अब डिस्ट्रीब्यूशन याद है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ आता है? वेसल कहाँ है? कुछ भी नहीं याद? सपोज ये कैपिलरी मेम्ब्रेन है, मेरा ख्याल ये ऑफ है. हेलो, आ रही है आवाज आपको? ये ऑन नहीं है मेरा ख्याल. ठीक है, ये कैपिलरी मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, इधर सेल्स प्रेजेंट होंगे. इसमें जो फ्लूइड है वो क्या है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड. और यहाँ जो प्रेजेंट है वो कौन सा फ्लूइड है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड. और वेसल्स में क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा. ठीक है, और सेल के आउटसाइड क्या आ जाता है? सॉरी, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ये किसका पार्ट है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मैंने और चीजें भी बताई थी. कौन कौन सा फ्लूइड आता है? नहीं नजर आ रहा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अलावा हाँ, एक्स्ट्रावास्कुलर जिसमें प्लाज्मा आ गया, ठीक है, और ट्रांससेलुलर. ठीक है, water can move freely through capillaries, separating the interstitial fluid from the plasma. Passage of the water and electrolytes through arterial capillary bed in the interstitial fluid is due to the hydrostatic pressure resulting from the pumping action of the heart. मैं आपको आगे डायग्राम में ये डिटेल से सारा बताऊंगी कि हार्ट से जब ब्लड आता है थ्रू आर्ट्रियोल्स, ठीक है, एंड पॉइंट जो आर्ट्रियोल कैपिलरी से पहले है, आर्ट्रियोल्स एंड देन इन द कैपिलरी, उसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, उसमें जाहिर बात है न्यूट्रिएंट्स हैं सारे, गैसेज हैं, ठीक है, इसलिए उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उस एंड पे जो होता है ना आर्ट्रियोलर एंड ऑफ द कैपिलरी में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्यों ज़्यादा होता है? इसलिए कि उसमें सेल्यूट्स हैं, उसमें गैसेस हैं, उन्होंने ऑर्गन को प्रोवाइड करनी है ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन. ठीक है, इस वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उस एंड पे ज़्यादा है. वाटर इज पास फ्रॉम द ब्लड टू द यूरिन through the kidneys to balance the excretion of the ions, the blood volume, and then the blood volume is repleted with water from interstitial fluid. किडनी भी रोल प्ले करी है, मैंने आपको बताया फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में, जिस और एसिड बेस बैलेंस में किडनीज का रोल होता है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें. ठीक है, और जैसे ही इसमें यही चीज बताई है कि रिप्लीटेड, जैसे ही एक्सक्रीशन लॉस जब वाटर का ज्यादा होता है तो पीछे से कवर अप होना शुरू होता है, वाटर की मूवमेंट होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में to enter the fluid from the interstitial fluid to the plasma blood. When osmolality of the blood and the interstitial fluid is too high, ये क्या, ये आगे आएगी डायग्राम. ठीक है, ये तो मैंने जस्ट आपको रिकॉल करने के लिए फ्लूइड्स का कि क्या पोजीशन होती है उनकी वो बताया. ये हम देख चुके हैं कि जब ऑस्मोलैलिटी जो है, मैंने आपको बताया, जब ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा होगी ब्लड में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में तो वाटर जो है वो मूव करेगा आउट ऑफ द सेल्स. मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. सोडियम एंड पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन इन द एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड आर नियरली ऑपोजिट. मैंने आपको बता दिया है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन सा होता है. दिस रिफ्लेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ द सेलुलर एटीपी डिपेंडेंट सोडियम पोटेशियम पंप. ठीक है, अब आगे अब जब मैम आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाएंगी तो उसमें सारी ये ट्रांसपोर्ट भी बताएंगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ, और इसमें सोडियम पोटेशियम पंप्स जो हैं, ठीक है, और कौन से एटीपी डिपेंडेंट सोडियम पोटेशियम पंप्स हैं. ऑइन मूवमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड एंड मूव सिलेक्टिवली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इसमें क्या होता है मेन, एक बता दे, कोई भी आप बता दो. मूवमेंट होती है ऑयंस की. ठीक है, इट रिक्वायर्स एनर्जी. इसका डिफरेंस ही दूसरों से यही है कि इससे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है.
न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस एंड वेस्ट, दीज दे मूव यूनिडायरेक्शनली। ठीक है, ये किस तरह है तो ये मैं आगे डायग्राम में आपको बताऊंगी यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है। प्लाज्मा इज द ओनली फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी एंड लिंक्स द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। नेट लीकेज ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड इज पिक्ड अप बाय द लिम्फ वेसल एंड रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम। अब मैंने आपको बताया था कि लिम्फेटिक टिश्यू भी आ जाता है, ठीक है, ट्रांससेलुलर फ्लूइड में, ठीक है, वो अल्टीमेटली वो ड्रेन करता है इन दी ब्लड, अल्टीमेटली ड्रेन करता है ब्लड के अंदर। ठीक है, नेट लीकेज जो है वो इज पिक्ड अप बाय द लिम्फेटिक वेसल एंड रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम। डायग्राम्स नहीं आ रही। फ्लूइड बैलेंस, द अमाउंट ऑफ द वाटर, ये कर चुके हैं हम। The amount of the water and electrolytes gained each day equal to the amount lost. Fluid balance कैसे होगा? जब सैल्यूट कॉन्सेंट्रेशन और वाटर इनटेक और आउटपुट जो है वो इक्वल होगा। जितना हम वाटर ले रहे हैं उतना ही वाटर लॉस होना चाहिए टू मेंटेन दी वॉल्यूम इन दी बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। ठीक है, सैल्यूट्स को हम क्लासीफाई करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में। Electrolytes में inorganic salts, all acids and bases and some proteins. Non-electrolytes include glucose, lipids, creatinine and urea. Electrolytes जो है इनका osmotic power और osmotic pressure जो है ये greater होता है than the non-electrolytes. Water moves according to the osmotic gradient by osmosis. Mechanism involved through cell membrane transport. ये वही है simple diffusion through osmosis. Water always moves through the process of osmosis. डिफ्यूजन की दो टाइप्स हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल इसमें लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स और गैसेस जो हैं ये मूव करती हैं थ्रू लिपिड बाइलेयर और सेल मेम्ब्रेन आप कह लें। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सम मूवमेंट होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन चाहिए होती है, कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, ग्लूकोज एंड सम वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी रिक्वायर्ड होती है। इसकी भी दो हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी में जो है वो डायरेक्टली एटीपी यूज होती है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इनडायरेक्ट, मतलब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और भी कोई मॉलिक्यूल साथ अटैच होता है टू मूव। पैसिव ट्रांसपोर्ट फिर आ जाती है एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। ये भी मैं आगे बताऊंगी। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में रिमूवल होती है सॉलिड पार्टिकल्स की। ठीक है, अगर सेल से बाहर निकालना है तो एक्सोसाइटोसिस होगा और इनवर्ड मूवमेंट करनी है तो एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू फेगो एंड पिनो डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड एंड सॉलिड पार्टिकल। फेगो फॉर सॉलिड एंड पिनो फॉर, ये सारी ये बताई हुई है, ये मेरा ख्याल आप बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सचेंज बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड द सेल। ठीक है, अब ये देखें, अब ये चल, ये लिपिड बाइलेयर है, तो देखें लिपिड बाइलेयर, और वो ये लिपिड बाइलेयर किसको सराउंड कर रही है, सेल्स को। ठीक है, ये सेल है, लिपिड बाइलेयर एंड देन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सिंपल जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, वो पास कर जाते हैं थ्रू लिपिड बाइलेयर। ठीक है, स्मॉल लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, और जो इनसॉल्युबल होते हैं लिपिड इनसॉल्युबल, वो चैनल प्रोटीन्स के थ्रू मूवमेंट करते हैं। ये सिंपल डिफ्यूजन है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या जाती है, इसमें लिपिड इनसॉल्युबल जो सैल्यूट है, मतलब इन्हें प्रोटीन चाहिए, दीज आर प्रोटीन चैनल। लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल मूव करते हैं थ्रू प्रोटीन चैनल और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। वो मैंने आपको बताया था ना, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव यूनिडायरेक्शनली। ठीक है, ये एक ये डायग्राम बताई है जिसमें फ्लूइड मूवमेंट बता रहे हैं डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। ये इंट्रासेलुलर, ठीक है, कंपार्टमेंट, दिस वन इज इंटरस्टिशियल एंड दिस इज ब्लड। सबसे पहले ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स जो है, ये तीनों जो है यूनिडायरेक्शनली मूव करते हैं। ठीक है, इनकी जो डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, कहाँ से होकर ये आएगा, लंग से। ऑक्सीजन ली ब्लड ने और वहां उसने ट्रांसपोर्ट कहाँ करनी है, सेल्स में। ऑल द सेल्स इन द बॉडी रिक्वायर ऑक्सीजन। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड में जो वेन्यूल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को मूव करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द सेल्स टू दी थ्रू दी ब्लड टू दी लंग्स, और वहां से ये एक्सहेल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट हो रही है, ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है? ऑक्सीजन को जो है वो कोई प्रोटीन चाहिए मूवमेंट के लिए ब्लड में, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, सॉरी, ऑक्सीजन जो है इसे रिक्वायर है प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन टू मूव फ्रॉम द सेल्स इन द ब्लड, ठीक है, ब्लड में ही लेके जा रही है टू दी टिश्यू, ट्रांसपोर्ट करेगी टू द टिश्यू। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल आउट होगी। थर्ड वन आ जाता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मूव कर रहे हैं? ठीक है, कैपिलरीज जो प्रेजेंट हैं जीआईटी सिस्टम में, ठीक है, वो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जिसमें ग्लूकोज आ जाता है, ठीक है, अमाइनो एसिड, स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, फैटी एसिड, वो लेंगे थ्रू ब्लड और कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे? सेल्स में, ऑल द सेल्स इन द बॉडी। ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, ठीक है। इसके अलावा वाटर आइंस की मूवमेंट हो रही है, वो डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, ऑस्मोटिक प्रेशर पे। थर्ड वन बताए किडनीज की क्या कोरिलेशन है, ठीक है, किडनीज जो है वो रोल प्ले कर रही है इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, और नाइट्रोजनस वेस्ट, और सिमिलरली एक्सेस वाटर और आयंस को भी रिमूव कर रही है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एक डायरेक्शन में ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट हो रही है फ्रॉम, हाँ, कार्बन तो एक ही डायरेक्शन है ना, हाँ, नहीं डायरेक्शन चेंज है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक ऑक्सीजन को देखते हैं तो उसकी तो एक ही डायरेक्शन है ना, यूनिडायरेक्शनल मैं इस सेंस में कह रही हूँ, है तो ऑपोजिट ही होनी है, वही बात है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, हमने एक्सहेल आउट करना है, ठीक है, डायरेक्शन में कह रही हूँ सेम है। ठीक है, अब ये जो है कैपिलरी मेम्ब्रेन का पार्ट बताया हुआ है, ठीक है, these are cells and this is extracellular fluid और interstitial fluid आप कह सकते हैं, ठीक है, मेनली interstitial fluid में सबसे ज़्यादा चेंजेस आती हैं पॉइंट पे, और ये फ्लूइड मूवमेंट किस पे डिपेंड कर रही है? कौन से दो प्रेशर मैंने कहे हैं? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किस एंड पे ज़्यादा होता है कैपिलरी पे, ये देखिए, ये आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरी है ना, हार्ट से ब्लड आ रहा है, दिस इज द आर्टियोलर एंड ऑफ द कैपिलरी, ठीक है। ये आज के सिस्टम भी नहीं ठीक है, एक बात तो है, एक घंटा 1:30 है, अभी तो टाइम है। अच्छा, ये देखें आप, आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरी में नेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो वेन्यूलर एंड ऑफ द कैपिलरी है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, नेट ऑस्मोटिक प्रेशर जो ज़्यादा होता है, जितना, सॉरी, नेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो वो मूव करेगा फ्लूइड्स को आउटसाइड द ब्लड, और ऑस्मोटिक प्रेशर, नेट ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज़्यादा है तो वो मूव करेगा फ्लूइड को इनटू द ब्लड, ठीक है। इसमें दिया हुआ है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है एट द आर्टीरियल एंड इज 35 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी and at the venous end the hydrostatic pressure is 17 millimeter of the mercury, ठीक है। ये रेंजेस हैं, ये आपने ये नहीं याद रखना कि अब 30, जिस बुक में 35 दे दिया तो ये आप लोगों को बहुत होता है कि किसी में बुक में रेंजेस दी होती हैं, तो आपने रेंज ही रखनी है कि 35 to 40 हो सकता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, रेंज आपने रखनी है, लेकिन आपने ये हमेशा याद रखना है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है एट द आर्टियोलर एंड ऑफ द कैपिलरी, इसलिए कि उसमें ज़्यादा है फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है,
किस पे? डायमीटर पे? नहीं, हम कैपिलरी वो उसका कर रहे हैं ना, कैपिलरी मेम्ब्रेन का कर रहे हैं। लेकिन हाँ जी, हमने कैपिलरी मेम्ब्रेन तो लिया, हम सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी कह रही हूँ और वेन्यूल का कह रही हूँ। ठीक है, कैपिलरी का सेम रहता है। Fluid movement of the three main compartments: intravascular fluid, intracellular fluid and interstitial fluid. The interstitial fluid varies the most. सर ज़्यादातर जो चेंजेस आती है ना वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ही आती है, जो कि सेल्स के साथ और बाकी फ्लूइड्स के साथ वो कनेक्ट करता है। Fluid, attentive please. Fluid leaves the plasma at the arteriolar end of the capillary because of the outward force of the hydrostatic pressure predominates. ये जो एरो बना हुआ है, ठीक है, इसमें फ्लूइड जो है वो अच्छा, water intake is equal to water loss. Body content of the water or the electrolyte rises if intake exceeds the outflow. ठीक है, अगर water intake ज़्यादा ले रहे हैं तो ठीक है, to remain properly hydrated, water intake must be equal to the water output. एवरेज एडल्ट में इंटेक जो है वो 2300 ml to 2500 ml होती है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ द वाटर कौन से हैं? ड्रिंकिंग वाटर है, दैट इज अबाउट 60%। मॉइस्ट फूड की फॉर्म में हम वाटर इंटेक कर रहे होते हैं, दैट इज 750 ml। एंड वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म, आप आगे मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स का, तो उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, वो अब उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन आती है वो 10% अबाउट 250 ml to 350 ml। ठीक है, इसे हम मेटाबॉलिक वाटर भी कहते हैं। मेटाबॉलिक वाटर और द वाटर ऑफ ऑक्सीडेशन, इट इज द एंडोजीनस वाटर प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी ड्राइव फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। 1 gram of each carbohydrate, protein and fat yield about 0.6 ml, and 1 gram of protein yield 0.4 ml, and 1 gram of fat yields 1.1 ml of the water. About 125 ml of the water is generated for 1000 calories consumed by the body. अगर हम 1000 calories consume किया ना हमने एनर्जी, तो हमें रिक्वायर है कि 125 ml of water प्रोड्यूस हो बॉडी में। ठीक है, तभी तो बैलेंस मेंटेन होगा। ये डायग्राम भी वही शो कर रही है, मेजर सोर्सेज ऑफ द वाटर एंड द आउटपुट, जिसमें एवरेज इनटेक पर डे और एवरेज आउटपुट पर डे जो है वो 2500 ml है। इनटेक की जब बात करते हैं तो उसमें वो फ्लूइड्स आ जाते हैं, उसमें 1500 ml, 750 ml जो है वो फूड की फॉर्म में या सॉलिड फूड की फॉर्म में, मॉइस्ट फूड, और 10% 250 ml जो है वो थ्रू मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो यूरिन से 60% जो है वो रिमूव होता है थ्रू, देयर आर ऑल्सो इनसेंसिबल लॉसेज विया द स्किन एंड द लंग्स। इसका क्या मतलब है? स्किन से वाटर लॉस कैसे हो रहा है? स्वेटिंग से। ठीक है, और लंग्स कैसे? लंग्स से तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ह्यूमिडिफाइड होती है, मतलब वाटर के साथ मिक्स होती है, सैचुरेट होती है, सॉरी। ठीक है, वाटर के साथ। क्यों ये ह्यूमिडिफाइड एयर क्यों होती है जो हम एक्सेल आउट करते हैं? वेरी गुड। हमारी जो थ्रोट और ये नोज है, ह्यूमिडिफाइड एयर इसलिए मूव करी है ताकि ये इरिटेशन ना करे। ठीक है, ड्राई एयर जो है वो इरिटेट करती है ना, तो ह्यूमिडिफाइड एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है
वो एक्सहेल आउट होती है तो उसमें वाटर भी रिमूव होगा. दैट इज अबाउट टोटल 28%. स्वेट के थ्रू 8% एंड देन 4% फ्रॉम थ्रू फीसेस, इज अबाउट 100 ml. अच्छा, जो इनहेल्ड एयर होती है ऑक्सीजन, उसका क्या होता है? वो ह्यूमिडिफाइड होती है. जाहिर बात है ह्यूमिडिफाइड ही होगी ना. कैसे होगी? नहीं, वो तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर तरह की इन्वायरमेंट सेम हो. ठीक है, ये अल्लाह ताला ने ही निज़ाम बनाया हुआ है. नोज से हम जब इनहेल करते हैं ना ऑक्सीजन, तो इसमें सीलिया प्रेजेंट है. ठीक है, और म्यूकस सिक्रीशंस होती हैं. ठीक है, जो एयर को ह्यूमिडिफाइड करती हैं और वो फिर मूव करती है लंग्स की तरफ. लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द बॉडी, इसमें यूरिनरी एक्सक्रीशन आ जाती हैं. ठीक है, और ये बाकी ये डिटेल है, ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, हम ट्यूटोरियल में डिस्कस कर लेंगे. ये थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. और आज तो रेगुलेशन ऑफ वाटर इनटेक कैसे होती है? कौन से मैकेनिज्म है? फर्स्ट थर्स्ट मैकेनिज्म, सेकेंड इज थ्रू ADH. व्हाट इज ADH? एंटी डायूरेटिक हार्मोन. एंड थर्ड वन इज रेनिन एंजियोटेंशन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. हाइपोथैलेमिक थर्स्ट सेंटर. व्हाट इज हाइपोथैलेमस? रेनिन एंजियोटेंशन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. ये सिस्टम, ये वो है टोटल, वो आप कह लें मैकेनिज्म है. वो हम पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में भी पढ़ेंगे, फिक्र ना करें, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले थर्स्ट पे आते हैं. सबसे मेन जो मेजर है ना इसमें, वो थर्स्ट मैकेनिज्म है, जिससे वाटर इनटेक जो है रेगुलेट होती है. अब कैसे रेगुलेट होगी? हाइपोथैलेमस क्या है? एनीवन? एक बताए ना, इसका पता नहीं चलता. नहीं, हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है, हाँ, ये मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें टेम्परेचर भी आ जाता है, जिसमें थर्स्ट मैकेनिज्म है. थर्स्ट सेंटर है इसमें, हाइपोथैलेमिक थर्स्ट सेंटर. इट इज स्टिमुलेटेड बाय द डिक्लाइन इन द प्लाज्मा वॉल्यूम. जैसे ही ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करता है बाय 10 to 15%, तो ये थर्ड सेंटर जो है ये स्टिमुलेट हो जाता है. सेकंड आता है इंक्रीज इन द प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी. ठीक है, सेल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा होगी. थर्ड जो है वो बेरो रिसेप्टर्स आ जाते हैं. सॉरी, हाँ, फर्स्ट थर्ड सेंटर बता दी. सेकंड जो है बेरो रिसेप्टर मैकेनिज्म है, वही जिसमें बेरो रिसेप्टर्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं. इनकी स्पेसिफिक लोकेशन होती है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ. एंजियोटेंशन 2 एंड अदर स्टिमुलाई. व्हाट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन? इसकी फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? हाइपोथैलेमस से ही हो रही है. ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन को सिंथेसाइज कर रहा है. और स्टोर्ड कहाँ होता है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड में. पिट्यूटरी ग्लैंड किधर प्रेजेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, ये इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं. ये बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन में, बेस ऑफ द ब्रेन में ये भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसमें स्टोर्ड होगा ADH और ये रिलीज होगा जब उसे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलस मिलेगा और वो फिर सिग्नल्स देगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि वो ADH रिलीज करे. फिर ADH फर्दर जो है रिलीज होने के बाद ये एक्ट करता है किडनीज पे. ठीक है, टारगेट ऑर्गन्स क्या है ADH के? ये MCQs हैं. टारगेट ऑर्गन्स ऑफ ADH आर किडनीज दैट प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. ठीक है, वो कैसे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा? रीअब्जॉर्प्शन करेगा वाटर की, ड्यू टू दी हाइपरटोनिसिटी ऑफ प्लाज्मा एंड हाइपोवोलीमिया. ब्लड वॉल्यूम कम है ना, इस वजह से ब्लड वॉल्यूम कम है ना, इस वजह से वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी थ्रू किडनीज. ठीक है, और इस तरह वॉल्यूम जो है वो रिप्लीटेड हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होगा, इंक्रीज करेगा. थर्स्ट इज क्वेंच्ड एज सुन एज वी बिगिन टू ड्रिंक वाटर. ठीक है, हमें स्टिमुलस मिलता है, हम फिर थर्ड सेंटर जब स्टिमुलेट होता है तो हम पानी पीते हैं, उसके बाद वो स्टिमुलस खत्म हो जाता है. इसका मतलब ये है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी साथ साथ चल रहा होता है. फीडबैक सिग्नल्स दैट इनहिबिट द थर्ड सेंटर इंक्लूड मॉइस्टनिंग ऑफ द मिकोजा ऑफ द माउथ एंड थ्रोट. स्टार्ट से अभी हम पानी पी रहे होते हैं, मॉइस्ट माउथ की जो मिकोजल मेम्ब्रेन है वो मॉइस्ट होती है, साथ ही स्टिमुलस जाता है.
ठीक है। सेकेंड, एक्टिवेशन ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइनल स्ट्रेच रिसेप्टर। जैसे ही पानी स्टमक में जाएगा तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइनल स्ट्रेच रिसेप्टर, इस तरह ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। ये भी वही सारा बताया हुआ है। रेगुलेशन ऑफ वाटर इनटेक कैसे करते हैं। प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी जब इंक्रीज करती है, कैसे प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी, कॉजेज क्या हैं। सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कब ज्यादा होती है प्लाज्मा में, पानी की कमी जब होती है, डिहाइड्रेशन जब होती है, तो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। वो फिर एक्टिवेट करेगी ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन दी हाइपोथैलेमस, ठीक है। वो फर्दर हाइपोथैलेमिक थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट करेंगे, sensation that will lead to sensation of thirst and the person will take water. Third, then water moistens the mouth and throat and stretches the stomach and intestine, or water reabsorbed from the GIT tract, and that will lead to decrease in the plasma osmolality or increase in the blood volume. वाटर एब्जॉर्ब जो हो रहा है जीआईटी से, वो कहाँ जा रहा है। इस टाइम आके तो बस हुई हुई है तुम लोगों की, हैं सोए पड़े हुए। इतनी सिंपल सी ये चीज है, मैं इसलिए सिंपल चीजें बता रही हूँ। बिल्कुल ये मतलब चार्ट सामने है, ऐसे लग रहा है जैसे ब्लैंक हो आप लोग। थर्ड सेंटर किधर प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैसे ये स्टिमुलर कैसे एक्टिवेट होगा थर्ड सेंटर। एक आप बता दो, आप जिसको पता है बता दें ताकि रिवाइज हो जाए। ठीक है। अच्छा, सेकेंड जो स्टिमुलस है ना, इसके अलावा सॉरी ये इंक्रीज इन द प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी, ठीक है। जब ड्राई माउथ भी होता है ना तो वो भी स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस को। फिर एक्टिवेट होता है थर्ड सेंटर। सेकेंड जो है वो प्लाज्मा वॉल्यूम जब डिक्रीज करेगा। प्लाज्मा वॉल्यूम जब डिक्रीज करता है तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज करेगा मतलब जो ब्लड का प्रेशर है वो लो है। जब वो किडनी साइड पे जाएगा तो उधर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वो एक्टिवेट होंगे। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं इन द किडनीज वो रिलीज करेंगे रेनिन, ठीक है। रेनिन फर्दर जो है रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम जो मैं आपको कह रही थी ना, ये किडनी में हो रहा है, ठीक है। रेनिन जो है वो एक्टिवेट करेगा टेंसिनोजन को टेंसिन में, और एक और एक्टिवेटर एक और एंजाइम होगा, वो मैं आगे डायग्राम में आपको बताती हूँ। वो एक्टिवेट करेगा एंजियोटेंशन 2 को, और एंजियोटेंशन 2 फर्दर हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा, ठीक है। और इस तरह जो है वो सेंसेशन ऑफ थर्स्ट होगी। हम पानी पिएंगे तो जीआईटी से एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में वाटर जाएगा आफ्टर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी, और इस तरह ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। ये वही रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम है। हाइपोथैलेमस ने एडीएच प्रोड्यूस किया, ठीक है। एडीएच को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं और वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, आर्जिनिन भी कहते हैं, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। दैट इज स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एक्सक्रीटेड इन द सर्कुलेशन। फिर वो किडनीज पे एक्ट करेगा एडीएच जो है, और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स, और फिर यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोड्यूस होगा। समझ आ गई ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन फंक्शन की? सिंपल है बहुत। रेगुलेशन ऑफ द वाटर आउटपुट, ओके।